100 साल पहले लिखी गई फ्रांज काफ्का की नॉवेल्स अभी भी बहुत सिग्निफिकेंस होल्ड करती है एंड जब भी कोई उसे रीड करता है तो फिर उसे किसी तरह का कनेक्शन फील होता है कि फ्रांज काफ्का की जो लाइफ है एंड उसकी जो भी नॉवेल्स होती है लाइक मेटामॉर्फोसिस, इससे हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाते हैं। मेटामॉर्फोसिस को अच्छे से ब्रेक डाउन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप फ्रांज काफ्का के बारे में भी थोड़ी ज्यादा रिसर्च करो एंड अगर मैं आपको शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊँ तो फिर फ्रांज काफ्का की लाइफ बहुत डिस्पेयर एंड अनअफेक्शन से भरी हुई थी। उसको जिस तरह का लव चाहिए था, इन जनरल सभी को जिस तरह का प्यार एंड अफेक्शन चाहिए होता है, वैसा जब भी हमें नहीं मिलता तो फिर हमारी लाइफ में हमें ऐसा फील होता है कि कुछ मिसिंग है एंड अंदर से हमें एम्प्टी फील होता है। वैसे ही सेम तरह की फीलिंग फ्रांज काफ्का को भी फील होती थी हमेशा, क्योंकि उसके जो फादर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत क्रूअल थे एंड कभी भी फ्रांस को एक्सेप्ट नहीं करते थे जैसा फ्रांस असल में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस को बुक रीड करना बहुत पसंद था, उसको राइटर बनना था, लेकिन उसके फादर हरमन काफ्का ने कभी भी फ्रांस के इस गोल को, इस एम्बिशन को कभी भी एनकरेजमेंट नहीं दी, ना तो उसको किसी तरह का अफेक्शन दिखाया कि अच्छी बात है, अगर तुझे रीड करना है तो रीड कर, तो राइटर भी बन सकता है अगर तो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसी कोई भी चीज हरमन काफ्का ने उसको नहीं दी, जिस रीजन से काफ्का के अंदर हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि अगर वो कुछ करेगा तो फिर उसके फादर फाइनली उसको एक्नॉलेज करेंगे। एंड ये चीज सिर्फ गोल्स एंड एम्बिशंस को लेकर ही नहीं थी। फ्रांज काफ्का के जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वो भी बहुत थिन था, जबकि उसके जो फादर थे वो बहुत अच्छे से बिल्ड थे, उसकी चेस्ट बहुत चौड़ी थी, उसके बाइसेप्स थे, उसके ब्रॉड शोल्डर्स थे। इस तरह से फ्रांज काफ्का अपने फादर को देखता था एंड फ्रांज काफ्का को हमेशा से एक कंफ्यूजन फील होता था दुनिया के अंदर कि एग्जैक्टली चीजों का मतलब क्या है। उसको हमेशा एक तरह की ऑथोरिटेरियन फीलिंग आती थी कि इस दुनिया के अंदर जो भी लोग ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं वही सारी चीजें कंट्रोल करते हैं एंड हम लोग पिन पॉइंट करके सिर्फ एक इंसान को ऐसा बोल नहीं सकते कि यही उसके जिम्मेदार हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह की ऑथोरिटी हमारी लाइफ में ऐड करते हैं, जिस रीजन से हमें ऐसा दबा हुआ फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपने आप को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर सकते एंड अगर हम करेंगे तो फिर सोसाइटी में लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिस रीजन से हमें लोनली रहना होगा। इस तरह की सारी चीजें एक टीनेजर बहुत इजीली फील करता है अपनी लाइफ में। उसको हमेशा से ऐसा लगता है कि अगर वो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा तो फिर लोगों का जो रिस्पॉन्स होगा वो अच्छा नहीं होगा। एंड फ्रांज काफ्का ने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था कि चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना कर ले, उसके लिए उसके जो फादर थे वो हमेशा से एक ऐसी पोजीशन पर थे कि वो अगर कर रहे हैं तो फिर सही कर रहे होंगे, जिस रीजन से उसको ऐसा लगता था कि वो असल में अनवर्दी है प्यार का। एंड अगर वो कोई अच्छी चीज कर भी ले तो भी उसे ऐसा लगता था कि अगर मेरे फादर मुझे अफेक्शन एंड प्यार नहीं शो कर रहे हैं तो फिर उसमें भी मेरी ही गलती है, कुछ गलती तो होगी ही मेरी। ह्यूमन बीइंग्स वर गॉड्स नाइलिस्टिक थॉट्स, देयर इज प्लेंटी ऑफ होप फॉर गॉड ओनली नॉट फॉर अस। ये फ्रांज काफ्का ने अपने फ्रेंड को एक बार ये लाइन बोली थी एंड आप देख सकते हो कि कितना नाइलिज्म है इस थॉट के अंदर। पार्ट 1, फाइंडिंग एक्सेप्टेंस। एक दिन ग्रेगर साम्सा जब मॉर्निंग में उठा तो फिर उसने नोटिस किया कि उसकी जो बॉडी थी वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक बीटल लाइक इंसेक्ट में। वो एक बहुत जायंट बीटल था जिसके कई सारे पैर थे, जिसके बैक के ऊपर किसी तरह की शील्ड थी एंड उसका लोअर बैक का पार्ट था वो बहुत वीक था, वो प्रॉपर्ली बोल नहीं पाता था एंड अगर वो बोलने की कोशिश करता था तो फिर उसकी जो आवाज थी वो उसके ट्रू वॉइस से बहुत डिस्टिंक्ट थी। एंड बिकॉज ऑफ मॉर्निंग में बहुत लेट उठा था, उस रीजन से वो जहां पर जॉब करता था वहां से एक चीफ एम्प्लॉय आया था उसके घर में सिर्फ ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली ग्रेगर साम्सा ने 7 o'clock वाली ट्रेन को क्यों पिकअप नहीं किया है एंड वो वर्क के लिए क्यों लेट है। ग्रेगर एक ऐसा इंसान है जो हमेशा से सेल्फलेसली अपनी फैमिली के बारे में सोचता है एंड वो सारी चीजें करने की कोशिश करता है जिसके थ्रू उसकी फैमिली एक ज्यादा अच्छा जीवन जी सके। उसकी फैमिली के ऊपर एक डेट भी था जिसको चुकाने के लिए उसको सालों तक एक जॉब में वर्क करना पड़ रहा था जिसमें उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, उसको मजा भी नहीं आ रहा था। उसका पूरा दिन इस सेल्स जॉब के अंदर ही जा रहा था, लेकिन फिर भी वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता था कि मुझे इस तरह से इतना काम करना पड़ रहा है ताकि मेरी फैमिली खा सके। वो हमेशा से इस चीज को बहुत ग्रेटिट्यूड वे में लेता था कि मैं मेरी फैमिली को प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी होल्ड करता हूँ एंड उसमें वो एक प्राइड देखता था, उसको उसमें मजा आता था कि वो इतनी अच्छी चीज कर रहा है। उसकी एक बहन भी थी ग्रीट साम्सा करके एंड उसको वायलिन में बहुत शौक था,
तो फिर ग्रेगर सामसा उसको बहुत एनकरेजमेंट देता था कि तुझे वायलिन बजाना है, तू बजा। अच्छे से बैठ कर ग्रीट की, जब भी वो वायलिन प्ले करती थी तो फिर बैठ कर अच्छे से वो सुनता था, उसको अप्रिशिएट करता था एंड उसको प्रमोट भी करने की कोशिश करता था ताकि वो अपने करियर में ज्यादा ऊंचाई छू सके। लेकिन स्टार्टिंग के पहले ही चैप्टर में एक किसी तरह की चाह देख सकते हैं कि ग्रेगर को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लेकिन वो कभी भी प्रॉपर वर्ड्स को अलाइन नहीं कर पाता, जिस रीजन से जो भी चीज वो सोच रहा होता है, जो भी चीज वो फील कर रहा होता है, वो कभी भी प्रॉपरली वर्ड्स में पुट ऑन नहीं कर पाता। ना तो जो लिसनर होता है वो प्रॉपरली ऑब्जर्व कर पाता है कि एक्चुअली ग्रेगर को बोलना क्या है, एंड फिर जो भी उसकी फीलिंग्स होती है वो हमेशा दबी हुई रहती थी अंदर ही। अब ऑब्वियसली ग्रेगर अपने रूम के अंदर बंद तो नहीं रह सकता, इसलिए ग्रेगर ने दरवाजा खोला ताकि उसके पेरेंट्स एंड चीफ ऑफिसर उसको देख सके कि एग्जैक्टली ग्रेगर के साथ क्या हुआ है। एंड ग्रेगर भी ऐसा चाहता था कि फाइनली एक बार मेरे पेरेंट्स एंड चीफ ऑफिसर अगर एक बार मुझे देख लेंगे तो फिर फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो रेस्ट कर पाएगा। बिकॉज उसके जो पैर थे वो तब्दील हो चुके थे, न्यूमरस लेग्स के अंदर वो इतने सारे जो लेग्स थे वो उसको पेन दे रहे थे एंड वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा था, वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था। सो उसको इस पेन में से मुक्त होना था, इसलिए वो उसके अंदर किसी तरह की खुशी थी कि फाइनली ओके अब मेरे पेरेंट्स मुझे देख लेंगे, अब हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि ये जो भी चीज अचानक से हुई है इसको हम लोग किस तरह से अब निपटेंगे, इससे इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उस चीज को लेकर ग्रेगर खुश था। अब ग्रेगर की लाइफ डिस्पेयर एंड सफरिंग से भरने वाली है, क्योंकि जैसे ही ग्रेगर ने दरवाजा खोला वैसे ही उसके जो फादर थे, उसके फादर ने लिटरली दरवाजा बंद किया एंड बंद करते समय ग्रेगर के मुंह पर उसने लात मारी ताकि वो उसके रूम में वापस से चला जाए। एंड उसके फादर के अंदर एक किसी तरह का रेज था, उसके अंदर एक एंग्विश थी कि वो एक्चुअली ये क्या चीज देख रहे हैं। अप फ्रंट रिजेक्शन फेस करना पड़ा था ग्रेगर को। एंड ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से फ्रांस है असल में जिस तरह की अपनी खुद की लाइफ है जिसके अंदर वो कॉन्स्टेंटली एक रिजेक्शन फेस कर रहा था अपने फादर को लेकर, उसी सेम रिजेक्शन को उसने इस मेटामॉर्फोसिस बुक के अंदर भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। एंड ये वो भी शो करता है कि एग्जैक्टली हम लोग भी जब भी इन जनरल अपने आप को दिखाता है दूसरे लोगों के सामने तो फिर लोग उसका किस तरह से शोषण करते हैं। पार्ट 2, डू यू नो लव। हम सब लोगों के मन में किसी तरह के थॉट्स आते हैं जो सीक्रेट होते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं। हमारे पास्ट में ऐसा एक्शंस, ऐसी चीजें हम लोगों ने की होती हैं जो हम लोग किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग शेयर करेंगे तो फिर उससे दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर आप उन सारी चीजों को स्ट्रिप ऑफ कर दो एंड आपके जो भी पास्ट है, आपके जो भी थॉट्स, आपकी जो भी फीलिंग्स है, उन सारी चीजों को अगर आप शेयर करने लगो तो फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या आपके अंदर इतनी जान है कि आप उस रिजेक्शन को, रिजेक्शन की आंखों में आंखें डालकर देख सको, बोल सको कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं जैसा हूं वैसा हूं एंड इसमें मेरी गलती नहीं है कि मैं इस तरह का इंसान हूं। मे बी शायद मैं थोड़ा पिक्यूलियर हूं, मैं थोड़ा सा अजीब हूं, मेरे जो डिजायर्स एंड मेरे जो गोल्स है वो थोड़े से डिफरेंट है, मेरी वे ऑफ लिविंग लाइफ थोड़े डिस्टिंक्ट है आप लोगों के कंपैरिजन में। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो वर्थलेस है और आप मेरे से ज्यादा सुपीरियर हो? इस तरह के क्वेश्चंस मेटामॉर्फोसिस हमें फोर्स करता है पूछने के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। क्या आप में सही में इतनी जान है कि जैसे इंसान आप हो, जो भी चीज आप फील करते हो उसे आप असल में एक्सप्रेस कर सको? एंड अगर आप नहीं करते तो फिर क्या उसके पीछे का रीजन हमेशा ये होता है कि आप बहुत डरते हो रिजेक्शन को लेकर? मॉर्निंग में जब ग्रेगर अपने रूम का दरवाजा नहीं खोल रहा था तो फिर उसके फादर, मदर एंड सिस्टर बहुत चिंता करने लग गए थे कि एग्जैक्टली ग्रेगर के साथ क्या हुआ है। अब जब ग्रेगर ने दरवाजा खोला है तो फिर कोई अंदर ही नहीं आ रहा, इवन दो उसका दरवाजा खुला है, उसने एक्सप्रेस कर दिया है कि उसके साथ क्या चल रहा था, वो किस तरह से बीमार है, वो किस तरह से एक कंप्लीटली नए रूप को धारण कर चुका है जिसके पीछे उसका कोई गुनाह भी नहीं था। लेकिन अब उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो सिस्टर है, वो उसको देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। ग्रेगर भी अपने आप को ब्लेम कर रहा था कि मे बी शायद ये जो भी चीजें हो रही है
वो मेरी वजह से ही हो रही है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म ना हुआ होता तो फिर मेरी फैमिली को जिस तरह का डिस्पेयर सहन करना पड़ रहा है वो भी उन लोगों के पास नहीं होता, एंड उन लोगों की लाइफ अभी भी नॉर्मल चल रही होती, वो लोग हंसी खुशी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन बिकॉज मैं इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, इसलिए ये मेरी ही गलती है। ग्रेगर एंड फ्रांस है, दोनों में ही ये एक सिमिलरिटी है। जब भी वो दोनों कोई भी चीज करते हैं, फिर चाहे उसके पीछे उसका कोई गुनाह हो या ना हो, या तो फिर वो चीज कंप्लीटली नेचुरल हो सकती है, लेकिन फिर भी जब भी उसको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है तो फिर वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि मे बी शायद मैं ही बुरा हूं, मेरे में ही कुछ दिक्कत है जिस रीजन से लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो एक क्वेश्चन है ये हम सब लोगों को अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है कि क्या जब आप कुछ बोलते हो, आप कुछ करते हो, या तो फिर जिस भी चीजों में आपको मजा आता है उस चीज को जब आप असल में एक्ट आउट करते हो एंड आपको दूसरे लोगों की आंखों में किसी तरह का रिजेक्शन दिखता है, कि आपको ऐसा लगता है कि वो लोग डिस्गस्टिंग वे में आपको देख रहे हैं कि ये करना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मे भी शायद आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रो होने के लिए अलग अलग तरह के कंटेंट अपलोड कर रहे हो। स्टार्टिंग में वीडियोस बहुत बेकार के होते हैं और आप एक गार्डन में जाकर कैलिस्थेनिक्स करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी हेल्थ को ज्यादा बेहतर बना सको। आप अलग अलग चीजें करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ज्यादा बेहतर बन सको एंड एक मीनिंग ऐड कर सको कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। एंड ये जो मीनिंगलेसनेस है लाइफ की, कि अगर आप एक डिफरेंट लेंस से देखते हो लाइफ को, कि हम लोग एक प्लैनेट के ऊपर है एंड पिछले 300 करोड़ वर्ष से हमारा इवोल्यूशन हो रहा था। पहले हम लोग बंदर थे, उसके पहले हम लोग मछली थे, उसके पहले हम लोग एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल थे। तो फिर अगर आपका जन्म इस तरह की एक प्रोसेस से हुआ है तो फिर इसमें कोई भी चीज डिवाइन नहीं है, कोई भी सुपरनेचुरल एंटिटी नहीं अपने आप को इंटरफियर कर रही है, ना तो इसके पीछे कोई एक पर्पस है। बस एक ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के अंदर से एक पत्थर अलग हो चुका था, उस पत्थर के अंदर लाइफ आने लगी एंड फिर उस लाइफ के थ्रू 300 करोड़ साल के बाद आपका जन्म हुआ। इस चीज में एक्चुअली कोई पर्पस नहीं है। यूनिवर्स इन जनरल मीनिंगलेस है, लेकिन बिकॉज हमें इस अर्थ के ऊपर अभी भी 80 साल तक जीना है तो फिर हमें डिफाइन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली हम लोग हमारी लाइफ को किस तरह से जिएंगे। क्योंकि अगर आप नायलिस्टिक बन जाओगे, अगर आप कॉन्स्टेंटली एक कंफ्यूज्ड स्टेट में रहोगे ग्रेग एंड फ्रांस की तरह, तो फिर आप कभी भी एक मीनिंग एस्टेब्लिश नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जिस रीजन से आपका ऐसा लगेगा कि अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो फिर सुसाइड करने में दिक्कत क्या है। एंड इसीलिए ही मैन के जो सुसाइड रेट्स है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड वो लिटरली बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का रीजन भी यही है कि जब भी लड़के अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके जो फादर होते हैं वो कभी भी उनको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरे लड़के होते हैं, दूसरी लड़कियां होती है, वो भी उनको किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर तुम लड़के हो तो फिर तुम्हें एक मैस्कुलिन वे में अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करना चाहिए एंड अगर तू बहुत वीक है तो फिर उसमें तुम्हारी गलती है। इस दुनिया के अंदर धीरे धीरे करके कंपैशन डिक्रीज हो रहा है एंड उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज छुपा हुआ है कि अगर आप वीक हो तो फिर उसमें आपकी गलती है। एंड जब भी हम लोग इस तरह से किसी को एनकरेजमेंट नहीं देते या तो फिर उसकी बात नहीं सुनते तो फिर उसमें उसकी कुछ मदद नहीं होती, वो ज्यादा डिग्रेड होने लगता है एंड उसकी जो सेल्फ स्टीम होती है वो ना के बराबर हो जाती है, क्योंकि उसका ऐसा लगता है कि अगर मैं वीक हूं तो फिर मैं बेसिकली कोई भी चीज करने के लिए लायक नहीं हूं। अगर मैं लायक नहीं हूं तो फिर लोगों के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो उसकी बात सुने और उसको प्यार करें, उसको अफेक्शन दिखाएं। अगर लोग उसको अफेक्शन नहीं दिखाएंगे एंड वो जो वीक लड़का होगा उसको ऐसा लगेगा कि वो सारी चीजें परफेक्टली जस्टिफाइबल है तो फिर वो डेफिनेटली एक डिप्रेशन में चला जाएगा एंड उसको अपनी लाइफ लेने का मन करेगा, उसको सुसाइड करने का मन करेगा। एंड इन्हीं सारे रीजन की वजह से अभी सोशल मीडिया के जो भी ट्रेंड्स चलते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर एंड अलग अलग तरह के एंग्री एंड सेल्फ सेंटर्ड मैसेजेस है जो भी हम लोग फैलाते हैं वो किस तरह से सोसाइटी में लोगों को अंदर से खोखला करते जा रहे हैं एंड किस तरह से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं प्यार के लिए काबिल नहीं हूं और अगर कोई इंसान मुझे प्यार करता है तो फिर मैं कभी भी उस प्यार को अच्छे से लौटा नहीं पाऊंगा। अगर कोई इंसान मुझे प्यार करेगा तो फिर वो कभी भी उतना प्यार नहीं करेगा जितना मैं उसे करूंगा।
तो फिर प्यार करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा आपको, एंड बहुत लाइफलेस लाइफ रह जाएगी आपकी। एंड बिकॉज ये सारी चीजें अभी मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, इसी रीजन की वजह से फ्रांज काफ्का की बुक मेटामॉर्फोसिस बहुत फेमस हो रही है। फ्रांज काफ्का की इन जनरल ये जो पूरी फिलोसॉफी है काफ्काएस्क, ये भी बहुत ट्रेंडिंग चल रही है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत रिलेट कर पाते हैं। ग्रेगर अपने रूम के अंदर अपने बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था एंड वो बस सुन रहा था कि एग्जैक्टली किचन के अंदर उसके पेरेंट्स एंड उसके सिस्टर क्या कॉन्वर्सेशन फॉर्म कर रही है। उसने सुना कि उसके जो पेरेंट्स है वो बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें अब ग्रेगर के साथ करना क्या चाहिए। ग्रेगर दूसरे रूम में है, तो फिर आप उसके साथ बैठकर कन्वर्सेशन फॉर्म कर सकते हो एंड उससे भी इस कन्वर्सेशन में ऐड करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ग्रेगर की बात कर रहे हो, लेकिन उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन ही नहीं आया कि मे बी शायद अगर मैं उस मेरे ही सन के बारे में अगर हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो फिर हमें उसको भी इंडल्ज करना चाहिए इस कॉन्वर्सेशन में, जस्ट बिकॉज हमारी एज कम होती है और मे बी शायद उनको ऐसा लगता है कि हम लोग इतने काबिल नहीं है कि हम प्रॉपर डिसीजंस बना पाएंगे अपने लिए, इसलिए हमारी फैमिली कभी भी हमें इंटरफियर ही नहीं करने देती हमारे फ्यूचर के लिए, जिस रीजन से हमें कोई दूसरी ही चीज करनी पड़ती है एंड हमें जिस चीज में असल में इंटरेस्ट होता है उसको हम कभी भी शेयर ही नहीं कर पाते। एंड उन लोगों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता कि वो जाने कि हमारे अंदर एग्जैक्टली क्या चीजें चल रही है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारे एम्बिशंस क्या है, हमें बड़ा होकर क्या बनना है। वैसी सारी चीजें हमारे पेरेंट्स कभी भी सुनना ही नहीं चाहते, जिस रीजन से हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो गोल्स है वो में भी शायद वर्थलेस है, इसलिए अगर मैं इनके साथ शेयर भी करूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड बिकॉज मैं बहुत वीक हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर कई सारे 18, 19, 20 इयर्स के जो भी लड़के हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिसकी फिजिक बहुत अच्छी है, वो बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ पर अपने रूम में बस पड़ा रहता हूँ बिस्तर पर एंड कोई भी काम का नहीं हूं मैं। मेरी फैमिली मुझे प्रॉपरली देखती भी नहीं है पूरे दिन में, ना तो मेरे साथ बात करती हैं। सब जब फ्यूचर के डिसीजंस लेने की बारी आएगी तो फिर अगर वो लोग ही डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो फिर उसमें भी मैं क्या ही बोलूंगा। अगर मैं बोलूंगा तो फिर क्या चांसेस है कि वो मेरी बात असल में सुनेंगे। ग्रेगर की मदर एंड सिस्टर उसके रूम में से फर्नीचर बाहर निकाल रही थी ताकि ग्रेगर प्रॉपरली क्रॉल कर सके पूरा रूम में। ग्रेगर बिकॉज एक इंसेक्ट था, जिस रीजन से उसको जब चलना था तो फिर उसको बेसिकली एक ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए था ताकि वो अच्छे से क्रॉल कर सके, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसेक्ट था। इसलिए आउट ऑफ केयर उसकी मदर एंड सिस्टर ने ये आइडिया निकाला कि मे बी शायद अगर हम लोग इस फर्नीचर को बाहर निकालेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उसकी जो मदर थी वो मिड टास्क में ही कुछ ज्यादा ही थक चुके थे, तो फिर बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में भी शायद उसके मन में एक थॉट आया होगा कि ये फर्नीचर हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इस फर्नीचर के साथ ग्रेगर की बहुत सारी मेमोरीज छुपी हुई है एंड अगर वो इस फर्नीचर को बाहर निकालेंगे तो फिर ग्रेगर को ऐसा लग सकता है कि उसकी फैमिली उसको अबैंडन कर रही है। आप ऑलरेडी उसको अबैंडन कर चुके हो। ग्रेगर लिटरली अपने रूम में ही पड़ा रहता एंड ना तो उसके फादर ना तो उसकी मदर उसको कभी भी देखने के लिए आते हैं, सिर्फ उसकी सिस्टर आती है रूम के अंदर कभी कभी रूम साफ करने के लिए और ग्रेगर को कुछ खाना देने के लिए। सिर्फ उसकी सिस्टर आती है एंड वो भी बस 2-3 मिनट के लिए ही आती है। वो प्रॉपरली रूम को क्लीन भी नहीं करती, क्योंकि उसके सिस्टर, मदर, फादर सब लोग बहुत अफ्रेड है कि ग्रेगर एग्जैक्टली कैसा दिखता है। वो एक इंसेक्ट है जो बहुत अगली है एंड वो बहुत फियरफुल फील करता है अपने ही सन से, अपने ही ब्रदर से। क्या हमें सही में पता भी है कि प्यार किस तरह से किया जाता है? क्योंकि उसको मदर को तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अगर वो फर्नीचर को बाहर निकालेगी तो फिर शायद ग्रेगर को ऐसा लग सकता है कि वो अबैंडमेंट फील करेगा। लेकिन ये किस तरह का प्यार है? इस प्यार के अंदर आप अपने बेटे को देखने के लिए भी नहीं आते एंड फिर बोलते हो कि आपको अबैंडन नहीं करना है उसको, जबकि आपने ऑलरेडी उसको बहुत अकेला छोड़ के रखा हुआ है। क्या हम में से किसी को भी सही में पता है कि प्यार का मतलब क्या है? एंड अगर हमें पता है तो फिर क्या हम उसको प्रॉपर्ली एक्सप्रेस कर पाएंगे? क्या हम लोग कभी भी प्योर अफेक्शन से दूसरे इंसान को देखते हैं? क्या उसके साथ बात करते भी है या नहीं? एंड अगर हमें सही में उसका मतलब पता हुआ होता तो फिर हम लोग में भी शायद हमेशा ही
सब लोगों के साथ एक अफेक्शन एंड प्यार के साथ हम लोग उनके साथ कन्वर्सेशंस फॉर्म करते हैं एंड उनके साथ काम करते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के जमाने में हम लोग इस तरह की चीजें बहुत कम करते हैं। जब हम लोग शॉप में भी जाते हैं तो फिर वहां पर भी हमारा जो इंटरेक्शन होता है शॉपकीपर के साथ वो बहुत मिनिमल होता है। हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते, जबकि पहले के जमाने में जब भी हम लोग इस तरह से दुकान में कुछ लेने के लिए जाते थे तो फिर हम बात करते थे कि आज आपने क्या किया, आप कैसे हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अब वैसी सारी चीजें बहुत छूटने लगी है, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो प्योरली बस सोशल मीडिया के अंदर हम लोग ग्रैब करके रखते हैं, ताकि हम लोगों को दूसरी सारी चीजें सोचनी ना पड़े। एंड हम लोग बहुत अफ्रेड होते हैं कि अगर हम लोगों ने हैंड्स फ्री निकाली तो फिर जो भी थॉट्स होंगे वो फ्लडिंगली हमारे दिमाग के अंदर आ जाएंगे एंड हमें पता नहीं लगेगा कि अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है। हम लोग किस तरह से मीनिंग फाइंड करेंगे। हम लोग एंड्रयू टेट के वीडियोस को देखकर बहुत मोटिवेशनल फील तो करते हैं, लेकिन जब वो वीडियो खत्म हो जाता है तो फिर हमें पता नहीं लगता कि बाहर जाकर अब हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हम लोग मोटिवेटेड एंड बहुत डिजायरस वे में सारी चीजों को परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन जब रात को घर पर आते हैं एंड अपनी मम्मी के साथ बातचीत करते हैं तो फिर इसमें किसी भी तरह का प्यार नहीं होता। बस रॉ वे में हम लोग बोलते हैं कि हाँ खाना अच्छा था। हम लोग उसके सामने देखते भी नहीं है जो इंसान हमें प्योरली सिर्फ प्यार करता है एंड जिसको हमारे पास से कुछ चाहिए भी नहीं। जब उसकी मदर ग्रेगर का रूम साफ कर रही थी तो फिर ग्रेगर ने बस बेड के नीचे से थोड़ा थोड़ा सा झांकने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी मदर कैसे दिख रही है। उसको बस एक ग्लैंस चाहिए था कि उसकी माँ कैसे दिखती है। तो फिर ग्रेगर थोड़ा सा बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसकी मदर ने ग्रेगर को देखा, ग्रेगर का अगली रूप देखा, तो फिर उसकी माँ अनकॉन्शियस हो गई। वो बेभान हो चुकी थी। उसकी जो सिस्टर थी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपनी मदर को वापस से कॉन्शियस स्टेट में ला सके। एंड इस पूरे सिचुएशन को देखकर ग्रेगर खुद भी बहुत घबरा चुका था कि अब एग्जैक्टली उससे क्या करना है। इसलिए वो भागा अपने किचन के अंदर देखने के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू मैं अपनी मदर की कुछ देखभाल कर सकूं, उसको वापस से कॉन्शियस स्टेट में ला सकूं। उसको भी बस मदद करनी थी। लेकिन जब ग्रेगर किचन में था, फाइंड कर रहा था कोई चीज ताकि वो अपनी माँ की मदद कर सके, तो फिर उसके फादर घर पर आए। उसके फादर ने देखा कि उसकी मदर की सिचुएशन कैसी थी। फादर को ऑटोमेटिकली पता लग गया था कि ये ग्रेगर की वजह से हुआ है। इसके फादर किचन में भागे एंड जो भी उसको सामने देखा, उसके सामने एक एप्पल था, उसने एप्पल को लिया एंड फेंकना स्टार्ट कर दिया ताकि वो ग्रेगर को हिट कर सके। एक एप्पल असल में ग्रेगर को हिट भी हुआ एंड वो फोर्स इतना ज्यादा था कि वो जो एप्पल था वो ग्रेगर के फ्लैश के अंदर जाकर चिपक गया, जिसके थ्रू ग्रेगर भी थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो चुका था एंड वो भी अपनी बॉडी को प्रॉपरली हिला नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके ग्रेगर अपने रूम में वापस से गया एंड जो भी सिचुएशन थी वो वापस से थोड़ी ठंडी होने लगी। लेकिन फिर ग्रेगर के मन में एक थॉट आया कि ये सारी चीजें मेरी वजह से ही हुई है। अगर मैं रूम से बाहर ना निकला होता तो फिर मेरी मां अनकॉन्शियस ना हुई होती एंड मुझे ये एप्पल की सफरिंग फील ना करनी पड़ती। वो जो इन्फेक्शन था उसकी बॉडी के ऊपर, जो उसे पेन फील हो रहा था, वो उसकी वजह से ही हो रहा था उसे फील। एंड ये जो भी पूरी सिचुएशन थी उसका पूरा हकदार वही था। गिल्टी सिर्फ ग्रेगर था। स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से पूरी फैमिली को ऐसा ही लगता है कि ये जो भी चीज हो रही है ग्रेगर के साथ एंड उसकी फैमिली के साथ, उसका पूरा गुनहगार सिर्फ ग्रेगर एंड ग्रेगर ही है। जबकि ग्रेगर के पास कोई भी कॉन्शियस कंट्रोल नहीं था इस इंसेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होने का। वो बस ऐसे ही हो चुका था, उसके पास उसकी कोई विल नहीं थी। सेम वे में हम भी हमारी लाइफ अलग अलग वे में जीते हैं। हमारे अलग अलग तरह के एम्बिशंस होते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है वो डिस्टिंक्ट होती है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। जब हम लोग छोटे होते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो हमें अच्छे से देखें, हमारी बात सुने, हमारे गोल्स के बारे में जाने कि एग्जैक्टली हमें फ्यूचर में क्या करना है, हमें एग्जैक्टली कौन सा बिलीव्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए, कौन से बिलीव्स के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के डिस्कशन भी हमें फॉर्म करनी पसंद है अपने पेरेंट्स के साथ एंड बाकी सारे लोगों के साथ। लेकिन क्या होगा अगर हमें स्टार्टिंग से ही एक रिजेक्शन फेस करने को मिले कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी है, तू बस अपना काम कर, तुझे जो करना है वो तू कर, मैं तुझे किसी भी तरह का अफेक्शन नहीं दिखाने वाला हूँ।
ये एक बहुत बहुत रॉ लाइफ हो जाएगी एंड इस लाइफ के अंदर लाइफ ही नहीं रहेगी। एंड इस तरह की जिंदगी इस दुनिया के अंदर कई सारे टीनेजर्स एंड इन जनरल लोग स्पेंड करते हैं जिसमें कोई भी फ्लावर नहीं है ब्लॉसम होने के लिए। पार्ट 3, एंडिंग कंफ्यूजन। फिर ग्रेगर के मन में अलग अलग तरह के थॉट्स अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि उसके जॉब के अंदर जो भी उसके कोवर्कर्स थे वो भी क्या कर रहे होंगे। उसकी जो कैशियर थी जिसको लेकर वो थोड़ा सा अट्रैक्टेड था, वो कैशियर क्या कर रही होगी। वो अट्रैक्टेड तो था लेकिन वो थोड़ा सा स्लो था, जिस रीजन से वो कोई भी मूव्स नहीं बना पाया। स्टूपिड टी बॉय क्या कर रहा होगा। एंड फिर वो जो भी स्ट्रेंजर्स जिनको उसने देखा था स्ट्रीट्स के ऊपर, वो सारे स्ट्रेंजर्स वो ऑलरेडी भूल चुका है। उसकी फैमिली के पास से उसको अफेक्शन चाहिए था एंड उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि वो थोड़े से प्यार के लिए तो हकदार है। एंड ये सारे अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे थे एंड वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में था। वो प्रॉपरली सोच नहीं पा रहा था कि एग्जैक्टली मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए एंड इस सिचुएशन में एग्जैक्टली कौन सा एक्शन से सबसे बेस्ट रहेंगे ताकि मैं अपना फ्यूचर ज्यादा बेहतर बना सकूं एंड कुछ अच्छे डिसीजंस फॉर्म कर सकूं। हम सब लोगों की लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हम लोग मीनिंग प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पाते हमारे थॉट्स के लिए एंड हमारी फीलिंग्स के लिए। हमें पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्टली अब हमें करना क्या है। हम लोग एक कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाते हैं। आपने भी कभी ना कभी इस फीलिंग को फेस किया होगा। लाइक जब आपने पहली बार किसी क्रश को, अपने कोई क्लासमेट को पूछा होगा कि मुझे तुमसे प्यार है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ऐसे कोई चीज जब आपने पहली बार की होगी, अपने लव को कन्फेस किया होगा एंड अगर आपको रिजेक्शन मिला होगा तो फिर उस मोमेंट पर आपने फील किया होगा एक कंफ्यूज्ड स्टेट। क्योंकि जिस इंसान को आप ट्रूली चाहते थे, जिस इंसान के साथ आप 6-7 महीने से 1 साल से आप बात कर रहे थे, उस इंसान के साथ जब आपने अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर किया तो फिर आपको एक प्योर रिजेक्शन फेस करने को मिला। अब आपको पता नहीं है कि क्या आपको उस लड़की के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए। दोनों ही चीज आपके लिए पेनफुल रहेगी। सो आप एक मीनिंगलेस स्टेट में चले जाओगे कि इतनी फीलिंग्स मेरे पास थी इस इंसान के लिए, मैं इसे प्यार कर सकता हूँ, मैं इसे दुनिया दिखाना चाहता हूँ, इसके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर वो जो भी फीलिंग्स थी मेरी, उस फीलिंग्स के साथ एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। सोन आफ्टरवर्ड्स उसकी जो सिस्टर थी उसने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अब नहीं कर सकती ग्रेगर का रूम साफ। वो नहीं चाहती थी कि वो ग्रेगर को खाना दे या तो फिर उसके सामने भी देखें। उसके मन में एक डिस्गस्ट था ग्रेगर को लेकर, ग्रेगर के रूप को लेकर, उसकी अगलीनेस को लेकर, उसकी स्मेल को लेकर। वो सारी चीजें उसकी सिस्टर को भी अब सताने लग गई थी। एंड जब ग्रेगर को ये बात पता चली तो फिर उसके मन में भी अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे थे कि जिस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा अफेक्शन दिखाया वही इंसान अब मुझे रिजेक्ट कर रहा है। तो फिर अब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या रह जाएगा अगर मेरी लाइफ के अंदर ऐसे लोग ही नहीं है जो मुझे रिकॉग्नाइज कर सके, जो मुझे देख सके जिस तरह का इंसान मैं जैसा हूँ वैसे ही। कहीं ना कहीं ग्रेग ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बस मुझे देखो, बस मेरी बात सुनने की कोशिश करो। जब उसके फैमिली एंड उसके सिस्टर ने एक सीरियस कन्वर्सेशन की कि अब हमें ग्रेगर से छुटकारा पाना होगा, उसके सिस्टर तो ऐसा भी बोल रही थी कि वो जो भी चीज है वो असल में ग्रेगर नहीं हो सकती क्योंकि हमारा ग्रेगर बहुत डिफरेंट पर्सन था। इस चीज को सुनने के बाद ग्रेगर को एक बहुत पेन फील हो रहा था। उसको भी ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद अगर मैं सही में नहीं रहूंगा तो फिर वो मेरी फैमिली के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरी फैमिली को सफरिंग ही फेस करनी होगी। अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, not being loved, not being able to make sense of anything, no hope for future. What's the point of living? ग्रेगर को कोई पॉइंट नहीं दिख रहा था लाइफ जीने के लिए, क्योंकि जो भी चीजें उसके लिए मैटर करती थी वो चीजें अब बेसिकली उसकी लाइफ में रही ही नहीं है। तो फिर अब जीने का फायदा ही क्या है। कुछ दिनों के बाद ग्रेगर की डेथ हो चुकी थी। स्पेशली वो जो एप्पल उसका लगा था, जो उसके फ्लैश के अंदर घुस चुका था, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे करके ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, जिस रीजन से उसकी मौत हो चुकी थी। उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था, लेकिन वो कोई भी चीज उसकी फैमिली ने नोटिस नहीं की, जिस रीजन से ग्रेगर की डेथ हो गई। ग्रेगर कभी भी अपने ट्रू इमोशंस का एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया कि वो किस तरह से जॉब के अंदर ज्यादा मेहनत करता था ताकि वो अपनी फैमिली के लिए खाना ला सके, उसको लग्जरियस चीजें दे सके, ताकि उन लोगों की लाइफ ज्यादा बेहतर बन सके।
ग्रेगर ने कभी भी प्रॉपरली अपनी बहन को भी ये बता नहीं पाया कि वो कितनी डीपली ये चाहता था कि वो अपने म्यूजिक करियर में ज्यादा बेहतर बने, ऊंचाई छुए। लेकिन ये सारी चीजें ग्रेगर ने कभी भी बोलने की कोशिश नहीं की जब से वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक इंसेक्ट में, क्योंकि उसको एक डिस्गस्ट फील होता था अपने ही आप से। उसको ऐसा लगता था कि वो वर्दी नहीं है ये सारी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए। मेटामॉर्फोसिस एक ट्रूली बहुत इंस्पायरिंग बुक है जो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर करती है, हमें क्वेश्चंस पूछने के लिए मजबूर करती है कि क्या हमें भी इस तरह की एक फियरफुल लाइफ जीनी है, एग्जैक्टली लाइफ का मतलब क्या है। एंड जब हमें एक कंफ्यूज्ड स्टेट में चले जाता है तो फिर उसके बाद हमारा एक्शंस क्या रहता है, क्या हमारे में इतनी जान है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही हम लोग सोसाइटी में रहे। इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरे लोग हमें किस तरह के डिस्गस्ट के नजरिए से देख रहे हैं। क्या हम लोग उन सारी चीजों को फेस कर पाएंगे, क्या हम लोग एक मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं जहां पर इस तरह की सफरिंग एग्जिस्ट ही ना करती हो एंड हमारी लाइफ खुशियों से भरी हो, जिसमें हम लोग फ्रीली जो भी चीजें हमें करनी हो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। इवन दो जो भी जजमेंट्स है सोसाइटी के वो नेगेटिव रहेंगे, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर एक ऐसी शील्ड होगी जो इतनी स्ट्रांग होगी कि उसको पार करने की कभी भी कोई हिम्मत ही नहीं कर पाएगा।